एक मिनट, ये गड़बड़ हो रहा है। स्केलर मैट्रिक्स भी अपने आप में जो है एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है, तो इसलिए जो है ये इसमें फर्स्ट जो है ऑर्डर होगा, और फोर जो है जो स्केलर क्वांटिटी है वो है। ठीक है, यहाँ पे आप फोर की जगह अगर थ्री रखेंगे या टू रखेंगे, सब में टू आ जाएगा। ठीक है, और डायगोनल मैट्रिक्स में ये अगर अंडरस्कोर लगा के यूज कर रहे हैं तो उसका मतलब ये एलिमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे फॉर्मूला देगा। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। ट्रांसपोज बता दिए थे, इनवर्स बता दिए थे। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो गया, एडजॉइंट हो गया। अच्छा, माइनर वगैरह बताया था आपको? नो सर। नो सर। चलो, माइनर माइनर को फैक्टर जो होते हैं, चलिए हम बता देता हूँ। एक कोई मैट्रिक्स है हमारा, क्यू कॉमा डब्लू कॉमा आर। टी कॉमा वाई कॉमा यू। ए कॉमा एस कॉमा डी। मैट्रिक्स नहीं लिखेंगे तो कैसे आएगा? ठीक है, अब जैसे सपोज ए कोई मैट्रिक्स है और इसका माइनर निकालना है, तो माइनर कैसे निकलता है ये आपको पता है? माइनर कौन सा निकालना चाहते हैं आप? हेलो? टी का निकाल दो। किसका? टी। तो सारी अच्छा, इसका वेरिएबल्स टी। में से कोई भी ले लीजिए आप। कोई भी ले लो। माइनर ऑफ ए कॉमा, अब जो जिस रो कॉलम का एलिमेंट होगा हम वो निकालेंगे। ठीक है, तो सपोज हमने सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या होगा?
यानी टी के लिए हमने माइनर निकाल दिया। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, माइनर फॉर टी। ठीक है, वो क्या होगा, वो होगा M21। अब इसके बाद सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सपोज हमारे पास जो है एक इक्वेशन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 7, इक्वल टू 7। और दूसरा हमारे पास है 5x प्लस 8y इक्वल टू 13। ठीक है, यहाँ पे आप साफ देख पा रहे हो x और y की वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करना है तो इसके दो मेथड्स हैं। तो पहले तो इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे लगाएंगे सॉल्व कमांड। सॉल्व कमांड में और क्योंकि आपको दो वेरिएबल के टर्म में निकालना है, पहली बात तो उसको जो हम क्लोज ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर x, y लिखेंगे। इसको रन करा देंगे तो यहाँ से आपका जो सोल्यूशन आएगा डायरेक्ट
वो आ जाएगा x इज टू 1, y इज टू 1 यूजिंग मैथमेटिकल मैक्सिमा, सॉरी। बट अगर इसको मैट्रिक्स मेथड से करना है तब कैसे होगा? ये तो आपने बेसिक मेथड पढ़ लिया है कि सीधे सीधे फॉर्मूला लगाएंगे तो कैसे आएगा। मैट्रिक्स मेथड के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको इक्वलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जो भी इक्वेशन है उसको कोफिशिएंट फॉर्म में कन्वर्ट करके इक्वलेंट फॉर्म में रिड्यूस कर लेंगे, फिर उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है। ऐसी कोई तो कमांड नहीं है कि वो डायरेक्ट खुद ही इक्लन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, या हमें खुद ही करना पड़ेगा? नहीं नहीं, इक्वलेंट फॉर्म में डायरेक्ट हो जाएगा, बस वो उसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके करना पड़ेगा, बस अंतर इतना है। ओके सर। ठीक है, वो मैट्रिक्स के इक्वलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। बट हम ऐसा करते हैं, पहले इक्वेशन को जो है कोफिशिएंट से फ्री कर देते हैं। एक मिनट, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, या इसी क्वेश्चन को करा दें? यस सर, करा दीजिए। इसी क्वेश्चन पे करा देते हैं, ठीक है। इसमें दो कमांड है, एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स और दूसरा है ऑगमेंटेड कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ठीक है, तो ऑगमेंटेड कोफिशिएंट मैट्रिक्स को देख के घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ थोड़ा अलग तरीके से लिखा गया है। उसमें ऑगमेंटेड में वो इक्वेशन को इक्वल टू जीरो करके करेगा, जो कि हमारे ओरिजिनल ऑगमेंटेड से डिफरेंट है। ठीक है, तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स मेथड से करते हैं, आप ऑगमेंटेड में थोड़ा कंफ्यूज होने लगोगे। तो COEFMATRIX मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, ये इक्वेशन को कॉपी मार देना है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को, हम माउस कहाँ चला गया, ठीक है। तो यहाँ से हमने कोफिशिएंट मैट्रिक्स निकाल दिया। ठीक है, अब कोफिशिएंट मैट्रिक्स में आपको जो है, जो हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते थे, ठीक है, तो वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लीजिए। तो देखिए, एक तो इनबिल्ट कोफिशिएंट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है और एक आप बनाओगे। तो अगर आपको मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, अगर उस फॉर्मेट में आप समझ पा रहे हैं, या जो इन्होंने इनबिल्ट किया है उसका अगर यूज़ करने में आप कंफर्टेबल हैं, तो मैं ऑगमेंटेड वाला फॉर्मूला फॉर्मूला बता देता हूँ। ठीक है, सर एक्चुअली में क्या है नया। कोएफिशिएंट हाँ बोलिए। ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स वाला वो जरूरी थोड़ी यूज करना, हमें पता है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। हाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स का कमांड आप यूज करना चाहो ना करना चाहो। लेकिन अगर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की बात करें, यहाँ पे भी एक, देखिए क्या है कि हम बहुत सारी चीजें जो पहले से पढ़े हुए हैं उसी के हिसाब से माइंडसेट बनता है। ठीक है, उस माइंडसेट के हिसाब से यहाँ पे हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना रहे हैं। लेकिन आप यहाँ पे कहोगे कि ये गलत है, क्योंकि इन्होंने इस तरीके से बनाया। तो नए रूल अगर आते हैं तो रिजिड नहीं होना है और उसको गलत नहीं कहना है। ये एक अभी समझ लो, इस ऑगमेंटेड वाले मैट्रिक्स का जो फॉर्मूला मैंने दिया है उसके हिसाब से। अब आप कहोगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ये गलत है। एक्चुअली में क्या है, यहाँ पे इन्होंने एग्जाम मतलब जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जिन्होंने बनाया है यहाँ पे कमांड देके, उन्होंने एक मिस्टेक ये की थी कि जनरली ये इक्वेशन का ये वाला पोर्शन कोफिशिएंट मैट्रिक्स का होता था, और जो बी वाला पार्ट होता था वो 7 और 13 होता था। तो इसे पॉजिटिव इनको रखना चाहिए था, बट इन्होंने क्या किया, इसको इक्वल टू इधर ट्रांसफर करके कोफिशिएंट वाला फॉर्मूला बना दिया, एक तरह से देखा जाए तो।
ठीक है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स जैसा फॉर्मूला इन्होंने बना दिया है यस और सर। इसे ऑगमेंटेड कह दिया है। लेकिन अगर आप इसी इक्वेशन को इसी फॉर्मेट में लेके अगर आप चलोगे तो ठीक है। अगर आप इसमें कंफर्टेबल नहीं हो तो इसकी जगह एक काम आप कर सकते हो, ओल्ड ऑगमेंटेड मेथड। ओल्ड ऑगमेंटेड मेथड अगर आपको यूज करना है तो आप एक काम करो, सबसे पहले जो हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स हमने निकाला है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या निकाला हमने, इसको हम बी लेट कर लेते हैं। तो बी को कॉल कर लेते हैं। बी कॉल नहीं हो पा रहा, क्या हो गया? ऐड ऐड कॉलम, ऐड कॉलम वाला कमांड था ना, याद है आपको? यस सर। यस सर। हम्म। तो ऐड कॉलम में क्या करते थे, जो कॉलम है उसको हमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके आगे क्या लिखेंगे आप, बी यूज करेंगे, कॉमा, आगे क्या यूज करें बताइए, भूल गए आप लोग? कॉलम ऐड करेंगे 7 कॉमा, ये तो बी रो फाइनल ऐड जो हो गई ना, ये तो रो हो गई ना, हमें तो कॉलम ऐड करना है। ये कॉलम ही है, आप ध्यान से देखो, ठीक है, कॉलम ही ऐड हो रहा है। रो ऐड में भी ऐसे ही लिखा जाता है, बट इसको इस तरीके से लिखा जा रहा है, ठीक है। तो ये ओल्ड मेथड के अकॉर्डिंग आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऐसे बनता है, ठीक है। और इसको डिफाइन कर लेते हैं हम डी से। अब क्या करना है, यहाँ पे इक्लन फॉर्म लगाना है, क्योंकि हमारा माइंडसेट ओल्ड वाले इक्लन मेथड से है, तो हम ओल्ड वाला मेथड यूज कर रहे हैं। आप चाहें तो न्यू वाले से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें फॉर्मेट लगाएंगे इक्लन, इक्लन की स्पेलिंग गलत हो गई क्या? सर एरर आ जाता ना गलत होती। एक ये मिनट, एक आएगा सर मिनट। एच के बाद। सर ये एरर क्यों नहीं शो कर रहा है इस पे? पता नहीं, एरर शो करना चाहिए ना। नहीं नहीं, सर इक्लन एच की के सर बाद स्पेलिंग कुछ, जाएगा। ECHELON। ओहो, ये सर सर एच फिर एक के H बाद के बाद E। जाएगा। मिनट, एक मिनट, एक मिनट में देख लेता हूँ। ECH
ई एल, ये हमारा ई मिस हो रहा था। ठीक है, तो ये आपका रिड्यूस हो गया, और रिड्यूस होने के बाद आप दोबारा से इसको मैट्रिक्स फॉर्मेट में बना के सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पे y इज इक्वल टू 1 हो गया, और y इज इक्वल टू 1 यहाँ पे रख देंगे, बाकी x की भी वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो फिर से हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखेंगे। सॉल्व x प्लस 4/3 4/3 y इक्वल टू 7/3। y is equal to 1। y, और यहाँ पे भी वो कर देते हैं। तो इक्विवेलेंट फॉर्म से हमने उसको रिड्यूस किया इक्वेशन को, और रिड्यूस करने के बाद हमने उसके कोफिशिएंट से फिर से एक मैट्रिक्स बना के उसको सॉल्व कर दिया। तो वहां से हमें x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा क्या है, इक्विवेलेंट फॉर्म मेथड है, ऑगमेंटेड मेथड है। ठीक है, समझ गए आप? हेलो, यस सर। यस सर। तो ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। तो कुछ क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, आप नोट कर लो। अच्छा, इसमें एक काम कर सकते हैं हम, रैंक मेथड भी यूज कर सकते हैं। रैंक पढ़ा आपने? रैंक यस सर। नहीं पढ़ा है? सर करवाया था Yes, sir. The शायद number से। of non-zero rows. देखिए, रैंक हमारे जो है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेथड इन रैंक। फर्स्ट मेथड इज, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, तो उसका सब मैट्रिक्स निकालेंगे, स्क्वायर सब मैट्रिक्स। द ग्रेटेस्ट स्क्वायर सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, तो द ग्रेटेस्ट स्क्वायर मैट्रिक्स का जो सब मैट्रिक्स है, सॉरी, सब मैट्रिक्स अगर ग्रेटेस्ट हम ले रहे हैं, वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स, तो उसका जो ऑर्डर होगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है, नॉन जीरो है, तो जो उसका ऑर्डर होगा वो रैंक हो जाएगी। ठीक है, यानी कि आपको क्या करना है, कोई मैट्रिक्स है ए, एंड द ग्रेटेस्ट सब स्क्वायर मैट्रिक्स वो क्या होगा, वो होगा आपका एम। सपोज एम आर क्रॉस आर, एम इज आर क्रॉस आर। ठीक है, तो हमारा जो आर क्रॉस आर मैट्रिक्स है, आर ऑर्डर का एक एम मैट्रिक्स हमने निकाला, जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो हमने मैट्रिक्स ए में से निकाला है, क्योंकि वो सब मैट्रिक्स है। ठीक है, अब वो उसका जो डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे, यानी कि m का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, वो नॉन जीरो है। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ m इज नॉन जीरो, देन क्या होगा, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज r। ठीक है, तो रैंक कैसे निकलेगी?
दूसरा मेथड होता है इक्लन फॉर्म से। आप इक्लन फॉर्म से इसको रिड्यूस कर दीजिए, ठीक है। फर्स्ट यू रिड्यूस द मैट्रिक्स इन इक्लन फॉर्म। सपोज ए कोई मैट्रिक्स है, उसको हमने रिड्यूस कर दिया तो हमें एक मैट्रिक्स मिल गई ई, वो हमारा इक्लन फॉर्म है। अब इक्लन फॉर्म में नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितने? नॉन जीरो रो का मतलब होता है जिसमें ए मतलब कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो नॉन जीरो हो किसी रो में, तो वो नॉन जीरो रो हो जाता है। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इज रैंक, यानी कि उसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितने हैं वो उसकी रैंक हो जाएगी। जैसे इक्लन फॉर्म डी का हमने बनाया है तो उसमें कितने रो हैं, मतलब इक्लन फॉर्म में कितने नॉन जीरो एलिमेंट मतलब रो हैं, 2 हैं, तो उसकी रैंक 2 हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे किसी भी मैट्रिक्स का रैंक निकाल सकते हैं। तीसरा मेथड होता है आपका रिड्यूस्ड इक्लन फॉर्म वाला मेथड होता है, और या फिर आप कह सकते हो एक और मेथड होता है जिसमें कॉलम का भी डिडक्शन हो जाता है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है, उसको कहते हैं, उसका नाम दिमाग से उतर गया है, ठीक है। वो मतलब एक मैट्रिक्स होती है जो आइडेंटिटी के टर्म में होगा, ठीक है। आइडेंटिटी की वहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा, वो आर क्रॉस आर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा, बाकी सब जगह 0 होगा, ठीक है। समझ गए? कैनोनिकल फॉर्म उसको कहते हैं। तो कैनोनिकल फॉर्म में जो है आपका वो जो मैट्रिक्स बनेगा वो उसमें केवल आइडेंटिटी होता है, आइडेंटिटी, और वो कितने ऑर्डर का होगा ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा, मैट्रिक्स के ऊपर। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा और बाकी सब जगह 0 होगा। तो जितने ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा कैनोनिकल फॉर्म में वो उसकी रैंक हो जाएगी। ये तीसरा मेथड है, ठीक है। तो 3 मेथड से निकाले जाते हैं रैंक। तो सबसे आसान और अच्छा मेथड होता है इक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करिए और उस पर नंबर ऑफ नॉन जीरो रो देख लीजिए, बस सबसे आसान मेथड है सेकंड वाला मेथड, ठीक है। क्लियर? चलो। यस सर। तो अब रैंक ऑफ ए निकालना है। सपोज रैंक ऑफ ए निकालना है, ये तो बार बार टेक्स्ट में ही रह रहा है। तो रैंक ऑफ ए 3 आ रही है क्योंकि ए जो है हमारा 3x3 मैट्रिक्स था। और रैंक ऑफ डी निकालेंगे, रैंक ऑफ डी निकालेंगे तो ये 2 आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि हमारा जो मैट्रिक्स है उसकी रैंक 2 ही है, ठीक है। नॉन जीरो रो उसमें 2 ही है। चलिए, चलिए एक क्वेश्चन है मैं आपको दे रहा हूँ, नोट करिए। x + 2y, एक मिनट सर। x + 2y = 5, y - 3z = 5, 3x - z = 4। इस इक्वेशन को, मतलब ये जो हमारे पास इक्वेशन दी है सिस्टमिक एक्स वाई जेड में, ठीक है, 3 वेरिएबल वाले हैं ये क्वेश्चंस। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आपको तीनों मेथड से करके दिखाना है। पहला मेथड है हमारा, तीनों मेथड नहीं, अभी तो 2 ही मेथड बताया आपको। तो पहला मेथड आपको मैंने बताया, उससे आपको निकालना है डायरेक्ट सॉल्यूशन, ठीक है। यानी कि सॉल्व कमांड यूज करना है, सॉल्व कमांड से डायरेक्ट आ जाएगा। दूसरा आपको करना है इक्लन फॉर्म से रिड्यूस करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, जैसे मैंने अभी इक्लन फॉर्म में करके आपको दिखाया, ठीक है।
तीसरा मैं रैंक से आपका नेचर पूछूंगा कि इसमें कि इसका क्या नेचर है, किस टाइप का सोल्यूशन बन रहा है। ठीक है, चलिए आप करिए इसको। सर वो रैंक वाला एक बार वापस बताओ, वो नेटवर्क इशू की वजह से क्लियर आ नहीं रही थी वॉइस। नहीं, रैंक वाला तो मैंने अभी कुछ नहीं किया ना, अभी रैंक वाला अभी मैं कराया नहीं हूँ, मैं खाली कमांड लिखना सिखा दिया है। ठीक है, रैंक वाला भी कराऊंगा मैं। यस। बेसिकली यस। अभी मैंने दो ही कराया है आपको। ठीक है, रैंक मैंने निकालने के लिए फॉर्मूला बता दिया खाली। यस सर। ठीक है, अभी रैंक मेथड से अभी इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले आप नॉर्मल वाले मेथड से, आप दोनों मेथड से सॉल्व करके दिखाइए, फिर इसी क्वेश्चन को मैं आगे रैंक से करके सॉल्व करके बताऊंगा। देखिए सॉल्व हुआ। सर लैपटॉप ऑन नहीं हुआ। क्या हुआ? तो फर्स्ट मेथड हमारा रहेगा डायरेक्ट सॉल्व मेथड। ओके,
सर जेड वेरिएबल भी। जेड भी रहता है, एक्स वाई जेड है ना। हम्म। ठीक है, तो जेड भी आ गया। सर वैसे अगर एक्स वाई जेड हम्म। नहीं दिखाना तब भी आंसर आ रहा था। अरे लेकिन मैट्रिक्स मेथड से दिखाना पड़ेगा ना। हाँ वो अलग बात है, लेकिन नहीं लिखाना एक्स वाई जेड तब भी आ रहा था। फिर एक्स वाई जेड लिखने के बाद ना पहले एक्स का ही आया, फिर वाई का ही आया, फिर जेड का ही आया, वरना पहले जेड का आया था, वाई का आया था और एक्स का आया था, ऐसे मतलब आगे पीछे आ रहे थे। अच्छा, क्या करेंगे, कोफिशिएंट मैट्रिक्स लगाएंगे। कोफिशिएंट मैट्रिक्स तो ये आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो गया। इसमें ऐड कॉलम यूज करेंगे। एक मिनट, इसमें इसको डिफाइन कर देते हैं पहले। फाइव कॉमा 5, 4। ठीक है, तो ये हमने इंक्लूड कर लिया। नाउ यूजिंग इक्विवेलेंट फॉर्म, इक्विवेलेंट ऑफ एफ, ये आपका इक्विवेलेंट फॉर्म में रिड्यूस हो गया। ठीक है, लास्ट वाली रो को सब्ट्रैक्ट कर दिया गया 3 से, मल्टीप्लाई करके पहली वाली रो से, तो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ऑटोमेटिक। ठीक है, अब इसे इक्वेशन में कन्वर्ट कर लो। तो कैसे लिखेंगे इसको इक्वेशन में, x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, कमा y माइनस 3z इक्वल टू 5, और z इज इक्वल टू -1। यही हुआ। कॉमा x कॉमा y कॉमा z। सही है क्या? अच्छा हाँ, इनटू नहीं लगा है इसमें।
किए तो आपका आंसर यहाँ से भी आ गया इक्विवेलेंट फॉर्म यूज करके। ठीक है, अब यहाँ तक तो मैंने आपसे कहा ही था। अब इसके नेचर के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो हमने यहाँ पे कोफिशिएंट मैट्रिक्स को ई के नाम से दिया था, और ये जो एफ है हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। ठीक है, यानी कि आप ये कह सकते हो कि ई जो है हमारा, ई जो मैट्रिक्स है वो क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ठीक है, और जो हमारा एफ था वो क्या था हमारा, एफ ए ऑगमेंटेड भी मैट्रिक्स है। ठीक है, वो क्या है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। नाउ हम क्या करना है, इनके बीच में रिलेशन फाइंड करना है। तो अगर इन दोनों की रैंक, अगर दोनों की रैंक सेम आती है, इसका मतलब यूनिक सोल्यूशन बनेगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, बता ही देते कंसेप्ट भी। अगर रैंक जो है, रैंक ऑफ, रैंक ई जो है अगर इक्वल है रैंक एफ के, विच इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल, तो यहाँ पे क्या बनेगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन बनेगा। ठीक है, अगर रैंक कॉपी कर लेते हैं, बार बार क्या लिखेंगे एक ही चीज। रैंक ऑफ ई इज इक्वल टू, और ये इक्वल टू हो जाए नंबर ऑफ अननोन, नंबर ऑफ अननोन के इक्वल हो जाए, तो यहाँ बनेगा यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, यूनिक सोल्यूशन। और यहाँ पे जब ऐसा हो जाए कि अब ये डज नॉट इक्वल टू कहाँ से लाए हैं सिंबल, चलो यहाँ मिल गया हमको सिंबल, डज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ एफ, अगर ये कंडीशन होल्ड होती है तो यहाँ हम कह देंगे नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। ठीक है, हेलो, ओके सर। यस सर। तो ये रूल आप देख लो, ये रूल होता है रैंक अगर निकालना है आपको, सोल्यूशन तभी देंगे जब आपका यूनिक सोल्यूशन बनेगा। ठीक है, इक्लन फॉर्म कब यूज होगा, यहाँ पे इक्लन फॉर्म यूज होगा, इक्लन फॉर्म का यूज करके जो सॉल्व कमांड यूज करेंगे, देन सॉल्व। अगर इनफाइनाइट सोल्यूशन है तो कह देंगे इनफाइनाइट सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन है तो कह देंगे नो सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन है तो सॉल्व करेंगे। ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं। तो क्या करना है, चलिए रैंक निकालते हैं, रैंक ऑफ, सॉरी रैंक ऑफ ई निकालेंगे, रैंक ऑफ ई, रैंक ऑफ एफ,
दोनों 3 आ रहे हैं और नंबर ऑफ अननोन भी 3 है, एक्स वाई जेड। ठीक है, इसका मतलब यहाँ लिख देंगे is rank, sorry, is rank of E equal to rank of F तो ट्रू है। तो ट्रू है तो अब यहाँ पे देखना पड़ेगा एक और, is rank of P equal to 3। मतलब इसमें दो चीजें चेक हो जाएंगी। अगर रैंक दोनों इक्वल आ रही है इसका मतलब या तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा या यूनिक सोल्यूशन होगा। अब रैंक ई इज इक्वल टू अगर 3 आ जाता है तो ये कंफर्म हो जाएगा कि ये यूनिक सोल्यूशन बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर ये फॉल्स हो नो जाता, सर। हाँ अगर ये फॉल्स हो जाता तो समझ लेते कि नो सोल्यूशन है। ठीक है, तो आगे इसकी बात करते ही नहीं। और अगर ये इक्वल है तो दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं, या तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा या तो यूनिक सोल्यूशन बनेगा। अब यहाँ पे रैंक की वैल्यू 3 हमने रखी, अगर ये फॉल्स हो जाता तो उसका मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन बनेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? सो ये कॉपी कर लेते हैं। बस ये लिख देंगे, यूनिक सोल्यूशन है एंड सोल्यूशन इज सॉल्यूशन इज, जो भी आपका आंसर आया वो लिख दीजिए आप। ये आया ना, उसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, चलो, तो ये रैंक Yes, मेथड है। sir. ये रैंक मेथड में क्या Wait, करना है आपको, रैंक से आपको उसके नेचर के बारे में बता देना है और फिर आप जैसे सॉल्व करते हैं यूनिक सोल्यूशन मेथड इक्लन फॉर्म से वो कर लेंगे। चल जाता है। ठीक है, इसके बाद एक और मेथड होता है इक्वेशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का। एक और मेथड होता है, आपने पढ़ा होगा एडजॉइंट मेथड पढ़ा है? हेलो। यस सर। हम्म, यस सर। तो यूजिंग एडजॉइंट मेथड वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब जैसे हम यहाँ पे उठाते हैं ये क्वेश्चन सेम टू सेम। ठीक है, adjoint method।
एडजॉइंट मेथड के लिए करते हैं। तो वही कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो मैंने आपको बताया था, पहले आप कोफिशिएंट मैट्रिक्स निकालिए। कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ये आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स आ गया। इसको आप डिफाइन क्या किए थे, ई से डिफाइन किए थे ना। तो आपने क्या पढ़ा था, प्रिंट ए कमांड यूज कर लेते हैं। प्रिंट ए, सॉरी, प्रिंट ए इज इक्वल टू, और हमारा एक्चुअली में जो मैट्रिक्स है वो ई है, ये है ना। इसमें जो है ये मैट्रिक्स हमने इसको कॉल कर लिए, और इसमें हमको क्या करना है, एक मिनट, ये मैट्रिक्स इस तरीके से हमने उसको प्रिंट कर दिया। एडजॉइंट मेथड से इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हो आप लोग? आप इक्वेशन क्या लिखते हो, ए एक्स इज इक्वल टू बी लिखते हो ना, सॉरी, ए एक्स इज इक्वल यस टू सर। ए एक्स इज इक्वल टू बी, देन x is equal to a inverse या एडजॉइंट a लिख के इंटू b डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a। ठीक है, यही तो लिखते थे, डिटर्मिनेंट ऑफ a, यही लिखते थे। मतलब आप जो रूट्स निकालते थे वो इसी तरह से निकालते थे। तो हमें क्या करना है, यहीं पे सेम टू सेम करना है। यहाँ पर हमारा ए मैट्रिक्स है, इसका एडजॉइंट निकालेंगे, फिर बी से मल्टीप्लाई करेंगे। बी क्या है हमारा, ये जो 5 सॉरी 5 वाला नहीं, कौन सा मैट्रिक्स हमने उठाया है, चलिए कोई बात नहीं, यही वाला मैट्रिक्स उठा लेंगे। ठीक है, तो इस वाले मैट्रिक्स के हिसाब से ई जो हमारा मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स में से जो आपके पास नंबर था ई वाला को बुला भी लेते हैं। एक मिनट, मैं ई को भी कॉल कर लेता हूँ, ऐसे नहीं तो कंफ्यूजन होगा। ये हमारा ई मैट्रिक्स है, और ई मैट्रिक्स जिस इक्वेशन से बन के आया है वो हमारा इक्वेशन ऊपर ही दिया हुआ है, इक्वेशन उठा लेते हैं। ठीक है, तो हमारा भाई क्वेश्चन भी सामने दिख रही है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप एडजॉइंट मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखना है हमें एडजॉइंट प्रिंट, सॉरी प्रिंट एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, सर हाँ, सर आपने अभी ऊपर की कमांड्स में कुछ चेंजेस किए क्या? नहीं ऊपर की कोई कमांड हुई चेंज नहीं की है। क्यों, क्या हो गया?
नहीं सर, जस्ट नहीं, कोई चेंज नहीं किया हमने, कॉपी करके ले आया है, कॉपी करके लाए हैं बस। ओके सर। तो ये आपका एडजॉइंट मैट्रिक्स आ जाएगा, जो ए है उसका एडजॉइंट आ गया, ठीक है। अब बी मैट्रिक्स भी निकाल लेते हैं, बी मैट्रिक्स बना लेते हैं। बी इक्वल टू बी इक्वल टू यहाँ पे जी से डिफाइन कर देते हैं, मैट्रिक्स मैट्रिक्स यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, आपके पास कॉलम मैट्रिक्स बनाने होते हैं ना, तो कॉलम में कैसे लिखते हैं, 5 5 माइनस 5 5 5 5 4, ठीक है, ऐसे करके लिखेंगे। तो हम 5 5 देते हैं, 5 कॉमा 5 5 5 5 और ये जो है 4 हम कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको रन कराएंगे, ये क्या हो गया इसमें, सर वो एक शायद वो ज्यादा आ गया, वो ब्रैकेट दो ज्यादा हो गए हैं।
माइक सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है आवाज? हाँ जी सर, यस हेलो। सर, यस यस आ रही है। एक्चुअली मैं क्या है ना, मैंने मोबाइल में ऑन किया था, मैं सोचा था मोबाइल से कनेक्ट करके तो उसमें सही रहता है, तो इसलिए मैंने ऑफ किया था। अभी मैं कर अब आ रही होगी आवाज? यस यस सर, यस सर। चलिए, तो यहाँ पे हो जाएगा x एडजॉइंट a, एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ a को हमने क्या डिफाइन किया है? एडजॉइंट ऑफ a इंटू, सॉरी, एडजॉइंट ऑफ a इंटू b मल्टीप्लाई करना है ना, इंटू b मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। x इज इक्वल टू, तो यही वैल्यू निकालने के लिए, सॉरी, और डिवाइडेड बाई हमको ये भी दिखाना है, डिटर्मिनेंट ऑफ a, ठीक है। तो अब यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमने क्या क्या मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी कुछ नाम दे देते हैं इसको, सबको कुछ नाम दिया है कि नहीं दिया है? एडजॉइंट ऑफ ए को नाम नहीं दिया हमने, तो इसको नाम दे देते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए को, इसको एच नाम दे देते हैं, इसलिए हमारा आसान हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? x इज इक्वल टू, एडजॉइंट हमारा क्या था? h था, क्योंकि ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है तो डेसिमल वाला डॉट में लगेगा, ठीक है। अभी तक जहाँ भी मल्टीप्लाई कर रहे थे वैसे कर रहे थे, बट यहाँ डेसिमल वाला डॉट लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी डेसिमल वाला डॉट कर दो, कंफ्यूजन नहीं तो होगा। डेसिमल वाला डॉट, डेसिमल वाला डॉट, फिर बी, बी का मतलब है यहाँ पे जी, ठीक है, बी का मतलब यहाँ पे जी है, और डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट कितना है हमारा? 19 है, तो माइनस का 90 लिख देंगे, ठीक। इसको मैथमेटिकल बना देते हैं टेक्स्ट को, और ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। समझ गए? कोई दिक्कत? तो हमने आपको 3 मेथड बताया, एक एडजॉइंट वाला मेथड बताया, दूसरा मेथड हमने बताया रैंक वाला मेथड जिसमें इक्लन फॉर्म यूज किया था हमने, और तीसरा मेथड डायरेक्ट फॉर्मूला वाला मेथड है, ठीक है। हेलो। ओके यस सर। सर हम्म। अब अच्छा ये बताइए, जो हमारा ये मेथड है एडजॉइंट ए इंटू बी वाला मेथड, इसमें आपने नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ा है कभी? यस सर ठीक है, तो इस पे भी डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास डिटर्मिनेंट जो है
नॉन जीरो है, तो सबसे पहले चेक करेंगे इज डिटर्मिनेंट ऑफ ई इज, मतलब क्या है ये देखना है, ठीक है। इज इक्वल टू जीरो, एक मिनट, ये तो टेक्स्ट में फॉल्स, फॉल्स मतलब यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। अगर जीरो नहीं है तो उसका मतलब फॉल्स है। अगर जीरो होता है तो दो कंडीशंस बनती हैं। एडजॉइंट ए डॉट बी अगर इक्वल टू जीरो हो गया, ठीक है, तो नो सोल्यूशन बनेगा। अगर नॉन जीरो है तो यूनिक सोल्यूशन वो इनफाइनाइट सोल्यूशन बनेगा, ठीक है। क्या उल्टा बोल गए क्या? सर सॉल्यूशन यूनिक भी तो हो सकता है। यूनिक केवल यहाँ पे बनेगा जहाँ फॉल्स लगाया ना मैंने, फॉल्स के केस में यूनिक बनेगा। ओके सर। अगर देखिए अपॉन में जीरो आ गया सपोज, ठीक है, अगर नीचे डिटर्मिनेंट जीरो है तो एडजॉइंट ए इंटू बी की अगर बात करें तो दो पॉसिबिलिटी बनेगी, या तो वो नॉन जीरो होगा और नहीं तो फिर वो क्या बनाएगा, जीरो बनाएगा। एडजॉइंट ए इंटू बी की वैल्यू आइदर इट इज जीरो और नॉन जीरो, दो ही बनाएगा। अगर नॉन जीरो है तो इसका मतलब नो सोल्यूशन, और जीरो है तो इसका मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन, ठीक है। यस सर। चलिए, ये सारे कंसेप्ट मैंने बता दिए आपको। इस तरीके से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आप सॉल्व कर सकते हैं। ओल्ड ऑगमेंटेड मेथड है। यहाँ पे देखिए, अगर आप माइंडसेट अगर आप ये बना के चलें कि कोई दिक्कत नहीं, आपको इस इक्वेशन को इस टाइप से दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करना आता है तो रिड्यूस करके ऑटोमेटिक उसमें कर लेंगे। लेकिन मैंने ये इसलिए नहीं रखा क्योंकि आप लोग के माइंडसेट में ओल्ड ऑगमेंटेड मेथड है, तो आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को इसी तरीके से देखना पसंद करोगे हमेशा, है ना। तो ये आपके पास मैट्रिक्स है और ये उसके कोफिशिएंट्स हैं, मतलब वो कांस्टेंट्स हैं। तो वो जो कांस्टेंट वाले टर्म है वो यहाँ पे हमने रख दिए हैं, और ये ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स बन गया। दिस इज ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स, ठीक है। ये आपका ए है, दिस इज बी, मतलब ए और बी मैट्रिक्स को एक साथ ज्वाइन कर देते हैं। वही चीज़ हमने 3/3 के लिए भी बता दिए। चलिए, मैं कुछ क्वेश्चंस नोट कर लीजिए, आपके लिए होमवर्क रहेगा। सर क्या हम रिड्यूस एक्लन फॉर्म का कोई फॉर्मूला होता है, जैसे एक्लन फॉर्म, किसका? जैसे रिड्यूस एक्लन फॉर्म का लीडिंग एलिमेंट के ऊपर जीरो नीचे जीरो होता है। रिड्यूस एक्लन फॉर्म का यस सर। इसमें देखना पड़ेगा कि रिड्यूस एक्लन है कि नहीं, चेक कर ओके लेते सर। हैं। इसमें मुझे ढूंढना पड़ेगा, देख के मैं फिर बताता हूँ, ठीक है। ओके सर। तो नोट करिए क्वेश्चन। यस। -x प्लस 3y इज इक्वल टू -72 -x प्लस 3y,
3y is equal to -72, comma 3x plus 4y minus 4z equal to -4, comma -20 -20x minus 12y plus 5z plus 5z इक्वेशन तो मैम आगे ध्यान से उतरिए, इक्वल टू 0। ठीक है। एक इक्वेशन ये है, इसके बाद एक और दूसरी इक्वेशन है, x plus y is equal to 13, y minus 3z is equal to 5, y minus 3z is equal to 5, 3x minus z is equal to 4, 3x minus z equal to 4। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आपको तीनों मेथड से ये करना है। ठीक है। 16x यस plus 16y plus 17z is equal to 10। minus 14y minus 14 sorry minus 14x plus 17y minus 3z is equal to 75, comma minus 5x minus 11y minus 18। सर हाँ बोलिए। वो माइनस 3z के बाद क्या था? 16x, अच्छा इसमें डिस्प्ले नहीं हो रहा क्या? हो रहा है सर 16x plus 16y plus 17z is equal to 10 minus 14x plus 17y minus 3z is equal to 75 minus 5x minus 11y minus 18z is equal to 43। और चलो यही तीन क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, तीनों मेथड से, एक डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड, दूसरा एडजॉइंट वाला मेथड, तीसरा इक्लन फॉर्म रैंक मेथड। ठीक है, रैंक से आप उसके नेचर के बारे में बताएंगे और फिर उसके बाद इक्लन फॉर्म यूज करके सॉल्यूशन निकल जाएगा। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट टाइम पे हम आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे।
और बाकी अभी तो हो गया सारा जो भी पॉसिबिलिटीज थी। चलिए ये आपके लिए घर के लिए होमवर्क है। अब अपना प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करके जो भी है डाउट डिस्कस कर लीजिए। ओके सर। ठीक है। सर अटेंडेंस। अच्छा, कुछ बोल रहे थे क्या? सर अटेंडेंस अटेंडेंस। हाँ, अटेंडेंस फिल कर दीजिए। ठीक है, मैंने कॉपी कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं।